हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की लॉबिंग नाकाम। बाइडन के बाद ट्रंप इंतजामिया ने भी हाथ उठा लिया। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान नायब वजीर आजम इसहाक डार का राब्ता। पाकिस्तान में छोड़े गए असला के मामले के हल पर इत्तफाक। अमरीका ने खान की रिहाई के लिए मुकम्मल खामोशी ओढ़ ली। वजीर आजम से आला अमरीकी ओहदेदार की मुलाकात। तिजारती मामलात बढ़ने लगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के पीछे दोनों हुकूमतों की क्या हिकमत अमली है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा तिजारती जंग अगले मरहले तक जा पहुंची। अमरीका चीन का एक दूसरे को रियायत देने से इनकार। ट्रंप टैक्स आज से नाफिज। अमरीका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी जवाब में 84% टैरिफ आयद कर दिया। माहिरीन ने कोरोना के बाद बड़े माशी बहरान का खतरा जाहिर कर दिया। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई हुकूमत के खात्मे को 3 साल मुकम्मल। पूरा सियासी मंजरनामा ही बदल गया। इक्तदार से निकलने के बाद खान अडयाला जेल जा पहुंचे। हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए पार्टी के तमाम हरबे ताहाल नाकाम। पार्टी भी शदीद इख्तलाफात में फंस गई। चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल भी आमने सामने। 3 साल में पाकिस्तानी सियासत के अंदर पीटीआई ने क्या खोया क्या पाया। और नवाज शरीफ सियासत में मुतहरिक हो गए। बलोचिस्तान के अहम कौम परस्त लीडर डॉक्टर मालिक बलोच ने बलोचिस्तान के मसले पर नवाज शरीफ से अपील कर दी। रायवन में दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की अहम मुलाकात। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे तफसीलन। लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, जो कि इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी कामरान साहब, इस वक्त जो एक्टिव एक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, चाहे मिनरल इन्वेस्टमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन हो, आर्मी चीफ से हाई लेवल जो एक डेलीगेशन है उसकी मुलाकात हुई। फिर हम देखते हैं कि मंडे को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब के दरमियान भी राब्ता होता है। इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखें, इसका जो आगाज है एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो दोनों मुल्कों के दरमियान ओपन हुआ था, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने जो दाइश का एक अहम जो दहशतगर्द था शरीफुल्लाह, उसको गिरफ्तार करने में CIA की मदद की थी। और शरीफुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो वन ऑफ द फैसिलिटेटर था जो अगस्त 2021 काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। और जब पाकिस्तान ने CIA की टिप ऑफ पर उसको गिरफ्तार किया और अमेरिका के हवाले किया, तो खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का जो यूएस कांग्रेस में उन्होंने खिताब किया तो शुक्रिया भी अदा किया। तो उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ISI के सरबराह थे और CIA के चीफ, इनके दरमियान भी कम्युनिकेशन हुई। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को एक ओपनिंग मिली। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, वैसे तो पोर्टफोलियो नहीं है बट फॉरेन अफेयर्स ही देखते हैं, तारिक फातमी, उन्होंने विजिट किया अमेरिका का और वहां पर कुछ मुलाकातें की। और उसके फॉलो अप पे ये जो यूएस का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, जिसका विजिट अब कंक्लूड हुआ है, तो गिवन द फैक्ट कि जितनी एक अनसर्टनिटीज थी जब अमेरिकी सदर ट्रंप मुंतखब हुए, दोबारा सदर बनकर आए, तो एक लगता है कि हालांकि कहा यह जाता था कि अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान या इवन अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान इस लेवल पे इंगेजमेंट का होना, इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर ताबुन किया जा सकता है। और एक इशू जिसको अब वो खुद अमेरिका भी हाईलाइट कर रहा है, जो यूएस एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है इस डेलीगेशन के विजिट के खात्मे के ऊपर, कि अमेरिका दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान में जो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, और ये अमेरिकी सदर ट्रंप की बकौल जो इस डेलीगेशन के सरबराह थे, एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कि जहां से भी उन्हें ये रेयर जो अर्थ मिनरल्स मिलेंगे तो उसमें वो सरमायाकारी भी करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जो मादनियात हैं, अगर उनको ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लोर किया जाता है तो ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो
it's a kind of a good opening, I think, for both countries at this time. कामरान साहब, ये बताइएगा, ठीक है मिनरल्स में इंटरेस्ट की आपने बात की, लेकिन क्या इस वक्त ये जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, क्या इसमें मेन फोकस या मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या अफगानिस्तान में छोड़े गए वो वेपन्स हैं जिसमें अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो मिले, क्योंकि और उसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली उसको पॉइंट आउट किया है कि वो वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में कि मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है? देखिए, अफगानिस्तान और सिक्योरिटी हमेशा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस भी रहा है, और हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर दोनों मुल्कों ने कोऑपरेट किया है। फर्क बुनियादी तौर पर यह है कि जो बाइडेन इंतजामिया थी वो पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स थे रिगार्डिंग जो लेफ्ट ओवर वेपन्स थे अमेरिकन, उनसे इत्तेफाक नहीं करती थी। जो ट्रंप हैं वो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक फॉल्टी विड्रॉल प्लान था बाइडेन का, जिसके नतीजे में वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान छोड़ आए। बल्कि जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि बाइडेन इंतजामी की गलत पॉलिसी के नतीजे में अरबों डॉलर का अमरीकी असला दुनिया की जो बदतरीन एक दहशतगर्द तंजीम यानी कि वो अफगान तालिबान को रेफर कर रहे थे उनके हवाले कर दिया। अब क्योंकि ट्रंप का और उनकी इंतजामिया का नुक्ता नजर पाकिस्तान से मिलता जुलता है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, और यही वजह है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो वज़ीर ख़ारजा है उनका टेलीफोनिक जो राब्ता हुआ उसमें इस इशू को भी हाईलाइट किया गया, और दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि इसका एक हल निकलना चाहिए। जाहिर है कि लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्या मुमकिन है कि वो जो असला अमरीकी छोड़ गए थे अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान से रिट्रीट किया जा सके, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। बट यस, इस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट पाकिस्तान और अमेरिका एट दिस मोमेंट लुक्स के वो सेम पेज के ऊपर है। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। आपने अभी जैसे उनकी कॉल का बताया यूएस ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, मेरा ख्याल है इट माइट बी वेरी ह्यूज रिलीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी। इसका क्रेडिट हमें किसको देना चाहिए? क्या वहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उनकी लॉबिंग को हम कहें कि उन्होंने वहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे बातचीत की, क्योंकि वहीं से उनका भी उनके कनेक्शंस रहते हैं, उन्होंने ही राब्ते कराए होंगे, या तारिक फातमी साहब को हम क्रेडिट दें, या फिर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को दें कि ये एक लकी ब्रेक था? क्योंकि आप इन मामलात को देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को। सो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनमें से किसको हमें क्रेडिट देना चाहिए सर, इन तीनों में से? आई थिंक जो ब्रेक थ्रू हुआ और एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इवन खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स के अगर अमेरिकी सदर यूएस कांग्रेस में खिताब करेंगे ट्रंप, और अगर वो किसी मुल्क की तारीफ करेंगे तो कोई और मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान होगा। तो वो जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है उसने एक गुडविल जरूर जनरेट की, एक ओपनिंग उससे जरूर बनी, और मेरा ख्याल है उससे फिर जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड हुए। तो मेरे ख्याल में जो टर्निंग पॉइंट था, या जो दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रंप इंतजामिया और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक ओपनिंग मिली, तो वो शरीफुल्लाह वाला आई थिंक जो इंसिडेंट था उसने वो ओपनिंग प्रोवाइड की, और उसके बाद फिर उस मोमेंटम को सस्टेन किया। फिर तारिक फातमी साहब भी गए वहां पर, क्योंकि बाकायदा उनका एक ऑफिशियल वो विजिट था, प्राइम मिनिस्टर के वो बहुत करीब है, स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स। और जो मेरी दफ्तर खारजा के लोगों से भी बात हुई तो पर्पस इसका यही था, क्योंकि वो एक वजीर नहीं है, और उनके लिए शायद आसान था अंडर द रेडार रह के वहां पर जो राइट लोग हैं उनसे मिलना, और वहां पर जो उन्होंने मुलाकातें की उसका फिर फॉलो अप हमने देखा कि मार्को रूबियो की जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, एंड देन एट द सेम टाइम जो उनका डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आया। तो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट वही था शरीफुल्लाह वाला। अच्छा, ये तारिक फातमी साहब की जो बात हम कर रहे हैं, मतलब ही माइट हैव, मतलब उसमें कहते हैं अमर्ज्ड एज डार्क हॉर्स, इतने बड़े बड़े यहाँ पे बिग गन्स पड़े हुए थे जो हर कोई क्रेडिट है। तारिक फातमी साहब एक लो प्रोफाइल रहने वाले बंदे हैं, कोई वो ठीक है उन बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, माजी में भी हुकूमतों में रहे हैं उनके साथ, लेकिन अदरवाइज़ उनका इस तरह का प्रोफाइल लगता नहीं था कि वो जाएंगे और वहाँ पे कांग्रेसमैन है या उनकी वाइट हाउस उनकी इंतज़ामिया है उनसे बातचीत करेंगे और इस लेवल तक होगी कि वो इसहाक डार साहब को फ़ोन करा सकेंगे। ये मतलब है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यही कुछ है या कोई इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं सर, कि अमेरिकन इंटरेस्ट रिवाइव हुए हैं इसके अफगानिस्तान की वजह से? देखिए, जहाँ तक मार्को रूबियो से टेलीफोन कॉल की बात है, वो तो मेरे ख्याल में कॉल तो होनी ही थी। यूजली आपको पता है कि जाहिर है कि आमतौर पर जब अमरीकी इंतजामिया तब्दील होती है तो हर मुल्क के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो लीडर्स हैं,
वो बात करना चाहते हैं। तो जितनी ऑफ कोर्स जो प्रायोरिटी होती है उसके मुताबिक फिर उनको डील करते हैं। तो तकरीबन ये आप 2-2.5 महीने के बाद वो पाकिस्तान की बारी आई है, और उसमें जाहिर है कि जब उन्होंने कॉल की है, अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट का रीड आउट देखें, चले पाकिस्तान का रीड आउट तो छोड़ दें, जाहिर है कि हम अपनी बात करेंगे, उनका रीड आउट भी देखें तो उसमें पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं, और उसमें लग ये रहा है कि कुछ इंटरेस्ट रिवाइव हुए हैं। खास करके उन्होंने भी जिक्र किया है ये जो मादनियात के हवाले से, वो बड़ा ज्यादा एम्फेसिस है। वो मुझे लगता है कि एक नया इंटरेस्ट है जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की रिवाइवल की बात हो रही है। एंड अगेन अफगानिस्तान और काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हम बात कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को सिक्योरिटी और अफगानिस्तान के लेंस के साथ नहीं देखना चाहते, और इम्पोर्टेंटली जो मार्को रूबियो और उनके स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ तिजारती और ताल्लुकात और सरमायाकारी इससे मुतालिक बात की है। तो मैं अगर अमेरिकी स्टेटमेंट को देखूं तो उसमें आई थिंक वो बातें जो पाकिस्तान करता है वही बातें हमें नजर आ रही हैं। तो लगता ये है कि एक इंटरेस्ट रिवाइव हुए हैं जरूर। अब उसको किस हद तक हम कैपिटलाइज करते हैं, फिर बाकी जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि मिनरल्स के अंदर भी जो इंटरेस्ट है, ये अमेरिकी ट्रंप के आने से पहले भी जो बाइडेन इंतजामिया है वो भी दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। इनफैक्ट उनका जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है, वो $1 बिलियन तक पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए भी तैयार है। तो हालांकि अदरवाइज आपको पता है कि बलूचिस्तान में या ओवरऑल पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात करें तो ये वेस्टर्न कंट्रीज सिक्योरिटी की बड़ी बात करती हैं, लेकिन माइंस के शोबे में, वैकोटिक में हर मुल्क, आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं कि इसमें सरमायाकारी की जाए, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल उसके अंदर बहुत ज्यादा है। जिससे एक चीज प्रूव होती है कि जब जो बिजनेसमैन होते हैं जहां पर उनको मुनाफा नजर आता है तो फिर वो जंग भी नहीं देखते, सिक्योरिटी के हालात भी नहीं देखते, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमरान, आपने बड़ी अच्छी बात की मिनरल्स के हवाले से। अब जिस खित्ते में या जिस हमारे ये सूबे में हैं, ये मोस्टली KPK की बात की जाती है, बलूचिस्तान में भी हैं, वहाँ पे इस वक्त वार एंड टेरर लड़ी जा रही है, बड़े अरसे से वहाँ पे दहशतगर्दी के केसेस हो रहे हैं, बॉर्डरिंग अफगानिस्तान सारा। तो क्या फिर अमेरिकन पहले पाकिस्तान आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को ये देंगे कि वो सपोर्ट देंगे जो पहले भी उनको मिल रही थी, जो बाद में बंद कर दी थी इन्होंने? मेरे ख्याल कुछ साल पहले कोलेशन सपोर्ट फंड भी मिलता था, आपको बहुत सारा वेपन्स असला मिलता था। तो क्या एक नया अलायंस बन सकता है पाकिस्तान की आर्मी का और उनके एस्टेब्लिशमेंट का कि पहले हम ज़रा ये दहशतगर्दी को डील कर लें और इसमें अमेरिकन भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको मिनरल के इंटरेस्ट हैं? विदाउट पीस तालिबान को ये मतलब न्यूट्रलाइज किए तो फिर तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं इनको। सो हम उम्मीद रख सकते हैं कि दोनों के दरमियान एक और नया वार एंड टेरर या मिलिट्री अलायंस हो सकता है इन तमाम मामलात को हैंडल करने के लिए KPK में? देखिए, पाकिस्तान की ख्वाहिश तो जरूर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती थी तो कहीं ना कहीं अमेरिका से हमें सपोर्ट मिल रही थी। अमेरिकी स्टिल मौजूद थे अफगानिस्तान में, तो और टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग वगैरह, अदरवाइज कुछ साजो सामान मिल रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे अभी आई थिंक प्री मैच्योर है, लगता नहीं है जो मौजूदा अमेरिकी इंतजामी है उनकी तरजीहात अगर आप देखें तो ओवरऑल जो जितने छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इवन वो तक वो ख़त्म कर रहे हैं। मसलन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 2010 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था एक अंडर ग्रेड्स के लिए, वो प्रोग्राम इवन के उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली जो ट्रंप हैं वो किसी किस्म की माली इमदाद नहीं। मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि आप बता रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट इतने हैं कि जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती थी, ये भी चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया। सो अमेरिकन इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये तो तय है। लेकिन जिन एरियाज़ में जाना है वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। पहले हम चाइनीज़ जहाँ पे हमने देखे ट्राइबल एरिया में KPK में उन पे अटैक्स होते रहते। साफ ज़रा उनके इंजीनियर्स आएंगे, लोग आएंगे, अमेरिकन आएंगे तो उनको भी सिक्योरिटी के मसले होंगे। सो प्रॉब्लम तो होंगे। अगर उनका एग्जिम बैंक भी $1 अरब देने को तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, तो फिर पहले थोड़ा सिक्योरिटी के हालात ठीक करने के लिए इमदाद देने को अमेरिका तैयार नहीं होगा, बिकॉज दे हैव द डीप इंटरेस्ट, जो आपकी बातों से भी लग रहा है और उनके प्रेस नोट से भी लग रहा है। ये मैं वही कहने लगा था, ये आई थिंक उन्होंने क्लियर कट तो अभी नहीं कहा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब अमेरिका के लेफ्ट से के स्टेक्स हो जाते हैं यहाँ पर मिनरल्स और इनके शोबों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ये जिस तरह यूक्रेन में वहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और वो सिक्योरिटी गारंटीज मांगते रहे हैं। तो जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि जब अमेरिकी वहाँ पर आ जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक आपकी गारंटी है, वो तो सिक्योर करेंगे।
तो शायद इस केस के अंदर भी वो उनका नुक्ता नजर यही होगा, अगर पाकिस्तान उनसे कहेगा कि जी आप हमारी मदद करें दहशतगर्दों को डिफीट करने के लिए बलूचिस्तान में भी, केपी के अंदर भी, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिर अगर वाकई ये मटेरियलाइज होता है तो पाकिस्तान की वो मदद भी करेंगे, और ऑटोमेटिकली जब जहाँ पे अमरीकी आ जाएंगे तो उनके स्टेक्स जब होंगे तो फिर दे विल मेक श्योर कि वहां पर वो दहशतगर्दी के वाकयात ना हो, या एटलीस्ट उन एरियाज में जहाँ पर अमेरिका ने सरमायाकारी की है। अच्छा, एक बात बताया मुझे कामरान, आप इन इश्यूज को बेहतर समझते। पहले हमने बलूचिस्तान में देखा कि उसमें चाइनीज इंटरेस्ट है, गवादर तक गए, बाकी भी उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे, वहाँ पे दहशतगर्दी है ये कह के कि बलूचिस्तान में हमने इश्यूज देखे हैं, आपको पता है सारा क्या कुछ हो रहा था। अब अमेरिकन आ रहे हैं, KPK में आ रहे हैं, तो फिर वही खतरात हमें हो रहे हैं। हम समझते थे हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे बिकम ए सॉर्ट ऑफ पेन इन द नेक। तो आप समझते हैं KPK में भी बलूचिस्तान वाला खुदा ना खास्ता इस तरह चीज़ें होती हैं, या अमेरिकन ज़्यादा बेहतर वो हैंडल कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने उनको सिक्योरिटी दे लेंगे जो चाइनीज़ नहीं दे सके, अपने उनको पाकिस्तान नहीं दे सका शायद, तो अमेरिकन खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे यहाँ पे बेहतर तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए। देखें, इसमें अभी तो ये हमने तय भी करना है कि कितना किस हद तक हम अमेरिका को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जहां तक उनकी फाइनेंसिंग की बात है तो इसका मतलब उनके फिजिकली लोग तो मौजूद नहीं होंगे, तो फाइनेंसिंग करना चाहेंगे और मेक श्योर कि उनको उनका रेट। नहीं सर, आपको इंजीनियर लाने पड़ेंगे ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम दुनिया को क्यों, अगर पाकिस्तानी इंजीनियर मतलब होते जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने सारी करनी है, माइनिंग करनी है, अगर मतलब हमारे पास होते फिर हम ठेके क्यों दे रहे हैं दुनिया भर को, फिर हम खुद निकालें, खुद उससे अपने। ये बिल्कुल ठीक है ना, इस स्टेज के ऊपर जो बात हो रही है वो फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, मतलब वो कर्जा देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हाँ डेवलप करें, लेकिन क्या वो अपनी मैन पावर लाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे? ये अगेन इस पे मैं जो बात करने लगा था कि पाकिस्तान को खुद भी डिसाइड करना है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप बात करें, चाइनीज जो है ऑलरेडी कुछ जो मंसूबे हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और चीन और अमेरिका का आपस में आपको पता है कि राइवलरी है, तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लेना होगा ना कि किस हद तक आप अमेरिकियों को उन एरियाज में जहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट है इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज के साथ, चीन के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि पाकिस्तान को एक लेवरेज जरूर मिल सकती है, मसलन अगर अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, बाकी मगरबी ताकतें दिलचस्पी ले रही हैं, अभी तो उनका फायदा है कि ठीक है वो चीन को निशाना बनाना चाहते हैं, सिर्फ चीन को फायदा हो रहा है, तो वो बलोच ये तंजीमें हों या PTP वगैरह हो, ये हमले करते हैं तो कहते हैं कि इनको करने दो। बट जब उनके अपने स्टेक्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए एक जरूर ये लेवरेज हो सकती है कि वो शायद अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डालने की बात हो, या फिर TTP को डील करने के लिए कोई सपोर्ट, कोई टेक्निकल अदरवाइज हो, तो वो पाकिस्तान के पास एक लेवरेज जरूर आ सकती है। आर्मी चीफ से भी कमरान, क्योंकि आप डिफेंस अफेयर्स भी बड़े करीब से देखते हैं, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई अमेरिकन डेलीगेशन की, तो आप समझते हैं इन्हीं पे वहाँ पे जो असला है अफगानिस्तान में उसको रिट्रीव करने की बात हुई होगी, मिनरल्स की बात हुई होगी, या इसके अलावा क्या आपका ख्याल है टॉपिक्स हो सकते हैं? और मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट माइट बी वेरी इजी, बड़ी कंफर्टेबल होगी कि पहली दफ़ा को अमेरिकन डेलीगेशन जो है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आर्मी चीफ से जाकर मिला है, और जब स्पेशली वहाँ पर बिल भी आया हुआ है कि आर्मी चीफ की जो एंट्री है उसको बैन किया जाए, तो ये आप इसी तनाजुर में कैसे देखते हैं? वो कोई उनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोई वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है कि पहले बिल पेश कर दो फिर उसके बाद आओ और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी और इनसे मुलाकातें भी करो? कोई आप समझते हैं कि कोई कैरेट एंड स्टिक टाइप ये पॉलिसी अमेरिकन ने इख्तियार की हुई है? देखिए, अमेरिकन कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी तो अपनाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इस मौके के ऊपर अमेरिकन के पास भी को बहुत ज्यादा लेवरेज है। देखें, अगर आपने कोalition सपोर्ट फंड हमें नहीं दे रहे, अदरवाइज कोई इमदाद हमें नहीं मिल रही, कोई बहुत ज्यादा अमेरिका के पास उस तरह से लेवरेज नहीं है, सिवाय आप कह सकते हैं IMF और बाकी कुछ जगहों के ऊपर जो सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात जरूर है सिग्निफिकेंट कि ये एक तो पहला दौरा था US डेलीगेशन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद किसी इस तरह की डेलीगेशन के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो एक आप कह सकते हैं कि तमाम जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट और सीरियस एक हम ये कह सकते हैं कामरान के जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते जो 367 या 68 कांग्रेस में ने रेजोल्यूशन पेश की थी पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, बड़े सीरियस क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सच कोई बात नहीं की। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हुकूमत को, इन इलेक्शंस को जो साल हो गया है, उनको लीगल लॉफुल
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं और उन्होंने एक तरह का तस्लीम किया हुआ है, कोई क्वेश्चन रेज नहीं किए, और अब उनके आपस में बातचीत भी होगी, फॉरेन सेक्रेटरी की डार साहब की, आर्मी चीफ से मिल लिया, यहाँ पे मिनरल्स की उसमें भी आया हुआ है, डेलीगेशन आया हुआ है। सो इट्स ए मतलब हैप्पी एंडिंग। मेरे ख्याल में ये तो पहले भी इशू नहीं था, इवन बाइडेन के टाइम के ऊपर भी हम थोड़ा सा बाज़ दफा मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि जितने जो कांग्रेसमैन है प्राइवेट बिल्स, उधर आप जाएंगे तो 20 इस तरह के बिल आते रहते हैं। वहां पर एक लॉबिंग का बड़ा बेहतरीन निजाम है। अगर आप किसी पार्टी की किसी कांग्रेसमैन की फंडिंग करते हैं, आप मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मुझे कि इवन आप $10,000 की या $1,000 की भी आपने किसी रिपब्लिकन या किसी डेमोक्रेट की कांग्रेसमैन की फंडिंग की है तो वो आपके हक में वो ट्वीट भी कर देता है, मतलब वहां पर ऐसा सिस्टम है। लेकिन मेन चीज जो मैटर करती है, इवन बाइडेन के दौर पर भी जो भी इमरान खान के हक में हो, अदरवाइज कांग्रेसमैन ने जितने मर्जी खत लिखे, लेकिन बाइडेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी जो ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की व्हाइट हाउस की लाइन रही, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर कोई उस तरीके से कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मामला है और पाकिस्तान के अंदर जो अदालती सिस्टम है उसके तहत वो कर लेते हैं। लेकिन कामरान 367-68 कांग्रेसमैन का रेजोल्यूशन पास करना अनप्रेसिडेंटेड, ये भी तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ये सक्सेस थी ये पीटीआई की, कि उन्होंने अगर इतने लेवल पे लॉबिंग कर ली जिससे बाद में उन्होंने डिस्टेंस किया, तो आखिर उसकी क्या वजह बनी होगी, आपका ख्याल है? देखें, वो बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर तो शायद जब इस तरह से जरूर बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जब नेगोशिएट करती है। देखिए जी, हमारी तरफ से कांग्रेस का प्रेशर है, बट मेन चीज मैटर करता है कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन तो नॉन बाइंडिंग होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से, इमरान खान के केसेस के हवाले से उन्होंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जो इमरान खान के हक में हो या इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो। और जो ट्रंप हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही इसके हवाले से कोई बात नहीं की। स्टेट डिपार्टमेंट में एक दो दफा सवाल भी हुए तर्जुमान से और उन्होंने तो कम्प्लीटली उनको इग्नोर कर दिया। तो और ये फिर जो विजिट हुआ है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अमेरिका की नजर में ठीक है, यही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। बाकी पीटीआई वाले या क्रिटिक्स उनके जेन्युइन में भी रीजंस भी हों, लेकिन वो मैटर नहीं करता। उनको पता है कि इस वक्त इंचार्ज कौन है, गवर्नमेंट कौन कर रहा है, तो उसके साथ दे आर हैप्पीली डीलिंग विद देम। तो जो एक इमीडिएट फियर था कि शायद इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव लॉबिंग हुई है, ट्रंप आएंगे तो बड़े एक अनप्रेडिक्टेबल वो प्रेसिडेंट हैं और इमरान खान के साथ भी बड़ा उनका कहते थे जी बड़ा रिलेशनशिप है, तो वो आते साल ही पता नहीं क्या कर देंगे। तो वो तो कहानी अब मेरे ख्याल में बहुत पीछे रह गई। आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को शायद इमरान खान अब याद भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पीटीआई हुकूमत के खात्मे को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, पूरा सियासी मंजरनामा ही बदल गया है। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान अडयाला जेल जा पहुंचे और अब जो पार्टी का हाल है वो हम सब के सामने है। इन 3 सालों में क्या क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई हुकूमत के खात्मे को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर अब तक इमरान खान के जेल जाने तक और फिर पार्टी में जो टूट फूट हम देख रहे हैं वहां तक, ये 3 साल में पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया? क्लासा साहब कैसे देख रहे हैं इन 3 सालों को पीटीआई के लिए? अब बड़ी मज़े की बात है, बहुत सारे कम लोगों को याद होगा आज 9 अप्रैल है और 3 साल हो गए खान साहब की हुकूमत जो है ना, जो मतलब हटी थी या हटाई गई थी या उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद वगैरह सब कुछ आई थी। आज कहीं पे आपने कोई देखा, कोई शोर, कोई रोला, कहीं पे कोई ट्रेंड, कोई किसी टीवी टॉक शो, किसी पे कोई पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहीं पे कोई इन चीज़ों को बताते कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, जो हमें वैसे अदरवाइज पूरे दिन वो बताते रहते हैं, पूरे 3 सालों में बताते रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करते, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बला बला जो चोर डाकू होते थे, आज किसी के कहीं से कोई, मैंने तो नहीं देखी चीज़ें, क्योंकि आपकी नज़र से गुजरे, शायद मैंने मिस की हो तो मुझे नहीं पता। नो, दैट्स ए वेरी स्ट्रेंज एक फीलिंग। हालांकि जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत तोड़ी गई थी 6 अगस्त 1990 को, तो वो बड़े अरसा कहते रहे कि देखें जी कि जनाब कि उस वक्त उनका हमारे इलेक्शन चुराया गया, बड़े अरसे तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें गई। नवाज शरीफ साहब की जब 99 में हुकूमत डिसमिस हुई या इवन 93 में हुई थी, तो उन्होंने बड़े अरसे तक वो दिन मनाते थे, लोगों को बताते थे कि मतलब नवाज शरीफ साहब तो टिल रिसेंटली तक अभी भी वो बातें मुझे क्यों निकाला, अभी भी उनका चलता रहता है, कभी कभी आते जाते। तो व्हाट मतलब वेंट रॉन्ग कि खान साहब के 3 साल नहीं पूरे, उनकी पार्टी भूल गई है कि जनाब कि हमारे साथ इस तरह बुरा हुआ या क्या हुआ, बुरा इनके खिलाफ हुआ या इन्होंने खुद किया। नो, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग डिबेट। अब इसको 2 तरीकों से देखा
देखा जा सकता है। एक तो ये है कि खान साहब ने जो स्टेप्स लिए, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, एंड मैनी पीपल में नॉट मतलब उसमें एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ, कि ये सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता जितना भारी पत्थर उठाने की जिम्मेदारी उन्होंने दे दी थी कि आइन और कानून के नाम पर। तो ये इतना बड़ा सिस्टम ना पार्लियामेंट उठा सकती थी, ना आपका मुल्क उठा सकता था, ना आपके इदारे उठा सकते थे, ना आप उठा सकते थे। हम कोई आइडियल कोई एडवांस कंट्री के मुल्क नहीं थे। यहाँ पे ऐसा ऐसा जमहूरियत बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ लें ना, वहाँ देखें जमहूरियत आने के लिए लोगों ने कितनी जंगें, सिविल वार्स हुई हैं, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन उनकी जो सिविल नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो उनकी लड़ाई हुई हैं। आप कभी ब्रिटेन की देख लें कि वहाँ से वो जमहूरियत तक आते आते कितनी चीज़ें, दीज आर वेरी स्लो बट पेनफुल प्रोसेस। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, यू हैव टू कीप ऑन, मतलब चलते रहना चाहिए। मैं सिर्फ 2 मुल्कों की मिसाल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारों की आपको मिसालें दी जा सकती। यकदम ये कह देना कि आइन और कानून के तहत हम चीज़ें कर रहे थे, तो आइन और कानून के तहत तो चीज़ें आप भी नहीं कर रहे थे। हालांकि मेरी ज़ाती बड़ी ख्वाहिश थी, ये मैं कई दफ़ा आपके आने से पहले टीवी शो में मैनी टाइम्स जब ये चीज़ आ रही थी, मैं क्लिप भी दिखा सकता हूँ अपने इसके लिए, जब हम GTV में थे, मैनी टाइम्स मैंने कहा कि मत करें खान साहब की पूरी काबिलियत। हमें पता चल गया था कितनी काबिलियत, उनके आने से पहले हमने वो चीज़ें देख ली थी कि खान साहब कितने काबिल आदमी, कितनी बड़ी काबिल टीम लेकर आ रहे हैं, इनको आने दें और इनको 5 साल पूरे करने दें। तो बड़े लोग कहते थे, जो उन्होंने बाद में इन्होंने एक्सक्यूज दिए, नहीं जनाब कि वो एक आर्मी चीफ आ रहे थे, जनरल फैज़ आ रहे थे, 2022 में आ जाते तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, लंबा प्लान था, फलां था। वो भाई ये प्लान चला इस मुल्क में, मतलब जना जिया से भी बड़ा लंबा प्लान था, जना मुशर्रफ से भी बड़ा लंबा प्लान था, जना अयूब खान से मैक्सिमम कितना बड़ा प्लान कर सकते हैं भाई आप, जो आपने करने भी थे। और मैं कहता हूँ खान साहब खुशकिस्मत रहे हैं, इनको 2022 में अगर आर्मी चीफ लगा लेते हैं जना फैज साहब को, तो भुट्टो साहब ने भी लगाया था जना जिया को, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जना मुशर्रफ को लगाया था। इससे ज़्यादा बुरी चीज़ें होनी थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पे एहसान ठोकने थे। जो एहसान वाला जहाँ पे काम आ जाए ना, जनरल फैज ने कहना था भाई आप मेरी वजह से बने हैं, मैंने आपको सारा मैनेज करके दिया है, मैं हुकूमत चलाऊंगा। वो तो मिस्टर प्यूटन उनका निक नेम पड़ गया था जनाब, मिस्टर प्यूटन है पाकिस्तान के। जब इमरान खान साहब दौरे से वापस आए थे मास्को से, तो ही वाज बीइंग पेंटेड एज मिस्टर प्यूटन ऑफ पाकिस्तान। ये जनरल फैज जो हैं कि वो KGB से आए थे, ये ISI से आए थे, वो भी बड़े पॉलिटिकली शरूड हैं, मुखालफिन को जरा उन्होंने भी टाइट करके रखा है। जनरल फैज को भी सारा पता है, बड़े गो गेटर बला बला, मुझे मैं सुनी हुई है, मैं गुफ्तगू में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के वो होंगे, प्यूटन होंगे। अच्छा। हाँ, ये जनरल फैज जो है, इनके बारे में गुफ्तगू होती थी बकायदा, तो ये चीज़ें मैंने सुनी हुई है कोई थोड़ी सी। सो वो आपके सामने है। आपको खान साहब को, तो खान साहब तो खुद कहते थे कि हमें रिलीफ मिला है, हम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे, हमारे पास तो था कुछ नहीं, उन्होंने बड़ी में फेवर की। वो भी देख लेते, साल 1.5 साल की बात थी, घोड़ा भी था, मैदान भी था, तलवार भी थी, खान साहब वाला जो मसला था एक ही दफा हल कर लेते, और ये इनकी कबलियत और इनकी टीमें पता चल जाती सारी की सारी। और कबलियत और उनकी टीमों का ये असर था कि उस वक्त 18 मेरे ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, उनमें से इन्होंने 17 इन्होंने हारे हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं, 16-17 PTI ने हारे थे हुकूमत में रह के। डस्का में क्या हुआ था आपके सामने, जो रात को वहाँ पे धुंध वगैरह में बक्सत गुम हो गए थे, तो आपके आरोज गुम हो गए थे, ये तो परफॉर्मेंस चल रही थी। और जिस मुल्क के मतलब उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान साहब जिनके वो हैं, हाँ, ठीक, ये आपकी परफॉर्मेंस थी, ये एक साइड पे। सो इन्होंने, मैं इस हक में था कि खान साहब को 5 साल पूरे करने दें, रिलीफ इनको मत दें, इन्होंने रिलीफ दिया। अच्छा, खान साहब ने इनको एक थोड़ी थी, इन्होंने तो इन्होंने हमाकत की, PTM ने की, विच आई वाज अगेंस्ट। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, नहीं उनको 5 साल पूरे मिलने चाहिए थे। इनके काम देखें, अब खान साहब की देखें, साइड देखें। तो भाई मेरे, आपको हटा दिया उन्होंने, आपके साथ ज्यादती, पॉलिटिकल ज्यादती हुई, मान लिया, जैसे तैसे भी था, आप जाके पोजीशन पे बैठ जाएं, आपके पास 160-70 के करीब तकरीबन लोगों के, इतनी मैसिव पोजीशन है, आप इनका जीना हराम कर सकते थे। साल 1.5 साल की बात है, ये नलायकियां इनके सामने आ रही थी, इनसे मुल्क चलना मुश्किल हो रहा था। आप IMF की डील इसलिए तोड़ के गए थे, जो शेख रशीद ने कहा था ना कि हम बरूदी सुरंगें बिछा, आप तो बरूदी सुरंग बिछा गए थे। IMF की डील 155 रुपए से डॉलर आप 188 से फिर 182 पे छोड़ के, जो डॉलर इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। आप तो इनके लिए खंदक खोद के गए थे, बल्कि पूरा मुल्क के लिए खोद के गए थे, सिर्फ इनसे बदला नहीं ले रहा था, पूरा मुल्क दे रहा था। IMF की डील के बाद डॉलर आपका किया, तो थोड़ा सबर करके बैठ जाते पार्लियामेंट में। जो जनरल बाजवा साहब ने भी आपको कहा बाद में, मैंने भी कहा बैठ जाएं भाई, थोड़ी सी तो कर लेते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा बोझ डाल देना। अब उसका नुकसान क्या हुआ, अल्टीमेटली हु सफर्ड। और इनसे पूछे तो आज भी कहते नहीं हमने बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो कहते हैं हमारा सबसे बेहतरीन डिसीजन था। ये आपको मुझे कहते हैं हामिद खान साहब ने हमारे शो में कहा, खान साहब से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा 2 लोग मेरे एडवाइजर थे, उन्होंने मरवा दिया हमें गलत मशवरे दिए। ये खान साहब ने, ये हामिद खान ने हमारे शो में कहा हुआ है, खान साहब से जब मुलाकात हुई, जब वापस गए थे यहाँ से करने के बाद। अच्छा, यहाँ से असम्बलियाँ तोड़वाई, फिर आपने वहाँ पे वो नहीं होने दी, आपने वो तरीके एतमाद पे नहीं होने दी, चले आपने यहाँ पे अच्छा बुरा सब कुछ कर लिया। अक्लमंदी देखे, पंजाब में आपकी हुकूमत है यार, बिल्कुल
आपका वजीर आला बैठे हुए परवेज इलाही साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं अगर हम नहीं तो ये क्यों बैठे हुए। वहां से उनका खत्म करे, 1.5 महीने बाद परवेज इलाही भी जेल में, पूरी पीटीआई जेल में, सॉरी, और जमान पार्क पे उन्होंने घेरा डाल दिया। ये अक्लमंद पल। अच्छा, फिर अगली बात, ये आइन और कानून के तहत हमने किया, बिल्कुल आपने आइन और कानून के तहत कर रहे थे। अच्छा, आइन और कानून इस मुल्क में पॉलिटिशियन को पता कब याद आता है? जब अपोजिशन में आते हैं। तो भाई जब आप यहाँ वहाँ पे एक उनके कर्नल साहब के जरिए आप खुद कहते थे कि हमें बिल पास करवाने होते हैं, हम एजेंसी को कहते थे कि भाई साहब बंदे इकट्ठे करके लो, तो ये आइन और कानून के तहत हो रहे थे ये चीजें, या खुफिया मुलाकातें हो रही थी, बाकी चीजें हो रही थी आइन और कानून। इस मुल्क में आइन और कानून आपको अपोजिशन में याद आते, 6-6 महीने आप लोग पार्लियामेंट नहीं जाते, और बहुत सारे काम है जो नहीं हो रहे होते, आप वहाँ बैठते हैं। इनको उन्होंने बना लिया, उसके बाद नैब के बिल उन्होंने लेकर आए, उन्होंने उसके बाद इनके खिलाफ जितने करप्शन केसेस है सारे सेटल करवाए इन्होंने। आप अंदर बैठते रोला डालते पार्लियामेंट के अंदर, उसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी दीगर जरदारी साहब बैठ के सारे उन्होंने नैब को उन्होंने टूथलेस करके रख दिया, बिकॉज यू आर नॉट देयर। वहां से हुकूमत खत्म करे, सबको जेल में डलवाया, फिर केपीके का रुख किया, आइन और कानून चल रहे, आइन और कानून देख लिया आपने। इस मुल्क में आइन और कानून थे होते हैं, मतलब हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, फेयर एनफ। अब हालत ये हो गई है, जेल जा बैठे हैं सारे, जो कल बहनों के साथ हुए वो हमने देख लिया। थोड़ी सी इसकी वजह से हल्का पेशेंस, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड वेट। आपको इंतजार करना पड़ता है। खान साहब के अंदर वो चीज नहीं थी, आपको इंतजार करना चाहिए था वहां पे बैठ के पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, फिर इस्तीफे दे के निकल गए जब बहाल हुई हुकूमत, और फिर वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इस्तीफों के बाद कि हमारे इस्तीफे जो है ना वापस करवाएं। यार ये किस तरह की चीज? एक साइड ये हो रही थी, दूसरी साइड इन लोगों ने कर दी कि आपने खान साहब की डेड वुड्स को आपने रिवाइव कर दिया। या तो आपके अंदर इतनी गवर्नेंस होती, शहबाज शरीफ साहब बड़े वो थे कि वो डिलीवर कर सकते, और फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आप अपनी परफॉर्मेंस पे जीत पाते। नहीं जीत पाए, सबको पता है। 2018 में वो आरटीएस के जरिए जीत रहे थे, आप यहाँ पे फॉर्म वो 47 के जरिए जीत रहे थे। दाबड़ को सन्नी यहाँ पे घड़मास मचा हुआ है, एक साइड आती है वो हमें आइन सिखाती है, दूसरी आती है वो हमें आइन सिखाती है, खुद आइन पे इन्होंने अमल वगैरह नहीं करने होते। सो खान साहब आई होप बैठ के वहां पे जेल में कुछ सोचते होंगे कि कहां से मुझसे गलतियां हुई हैं 3 सालों में। थोड़ा सा पेशेंस वाज रिक्वायर्ड, सम सेंस, कुछ सेंसिबिलिटी वाज रिक्वायर्ड। ये अगर वहां दिखाते, ये उस वक्त का उसमें अपनी तरह के अदम-ए-एतमाद के वक्त अपनी ग्रेस दिखाते कि ठीक है, जो वाजपेयी साहब ने एक तकरीर की थी इंडियन पार्लियामेंट में जब उनके खिलाफ आई थी अदम-ए-एतमाद और वापस आए थे, फिर वही ग्रेस आप दिखा देते, एक तकरीर करते कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, गलत हुआ, बट आई एम सिटिंग इन द नेम ऑफ दिस कंट्री पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी, हम अपोजिशन करेंगे। आप नवाज शरीफ की तरह जैसे उनको निकाला गया था 93 में, वो उस 97 में 2/3 के साथ आए थे, आप भी 2/3 के साथ आते वापस आते। लेकिन खान साहब के अंदर बाकी हर शय सबर नहीं है। 22 साल सबर कर लिया, सिस्टम में रह के जो है वो उनको जो है उन्हें रहना चाहिए था, उन्हें खुद भी एहसास होगा। पार्टी इस वक्त कहाँ पे है, इस पे भी मैं आपसे जो है वो पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। सलमान राजा साहब की और ब्रेस्टर गौर और पूरी पार्टी की लड़ाई चल रही है ना, और उसी दिन चल रही है जिस दिन इनकी हुकूमत हटी हुई है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लासा साहब, इस वक्त जो पार्टी पीटीआई में जो है वो टूट फूट नजर आ रही है, जो लड़ाइयाँ नजर आ रही है। अब तो ये हाल हो गया, जो जनरल सेक्रेटरी और जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन दोनों अहम पोजीशंस पे खान साहब ने ही जो है वो इन्हें रखा था। बल्कि मैं अभी देख रही थी, गौहर साहब ने तो स्टेटमेंट दिया कि बानी पीटीआई के बाद मेरा हुक्म चलता है। वो एक तरह से जो है वो सलमान अकरम राजा को जो है वो जवाब दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फाइट चल रही है, इस पर डिटेल से बात होनी चाहिए। एक मेरा ख्याल सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आप को ना पोलिट ब्यूरो का, वो कम्युनिस्ट ओल्ड कम्युनिस्ट पार्टीज होती थी ना वहाँ पे, चाइना में भी, ये उसमें रशिया में भी, क्यूबा वगैरह, इस तरह के जितने भी वो इस तरह के ममालिक थे, तो वो सेक्रेटरी जनरल की बड़ी पावर्स होती थी। ये जहन में, वहाँ सदर शदर नहीं माने जाते थे, सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो बहुत बड़ी तोप, वही असल पार्टी को हेड करता था। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी में इन्होंने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी की सारी, सो उनके जहन में वो कंसेप्ट है कि आप उसमें मतलब पोलिट ब्यूरो के या दीगर जो पार्टी में सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का ना मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, सो आई रन द शो। आइडियली ऐसे ही होता है कि सेक्रेटरी जनरल पावरफुल होता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये जो है उसके बाद सदर को पावरफुल समझा जाता है, हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट को समझा जाता है। अब ये जो ये लड़ाई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जिस तरह अपने असल्ट करने की कोशिश की है सलमान अकरम राय साहब ने, उससे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। वो ये असल्ट होने के लिए अब दीगर पार्टीज़ के लोग जो है ना वो डिसिप्लिन होने के लिए पार्टी के अंदर, क्योंकि उसमें खान साहब को अपना भी मसला है। खान साहब को मैं बार बार कहता रहा हूँ, यू आर विटनेस टू दैट, मैं कि खान साहब ने पार्टी चलानी है ना और अपनी पार्टी में ये काम नहीं कराने, उन्हें अपनी पॉलिटिक्स पार्टी के इश्यूज पे सिर्फ 2 लोगों को मिलना चाहिए,
एक सलमान अकरम राय साहब से मिलना चाहिए और एक बैरिस्टर गौहर साहब से। उनको उसके बाद किसी से पॉलिटिक्स से बात नहीं, जिन वकीलों से मिलना केसेस डिस्कस करें, पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें। खान साहब ने अगर 1100-1200 दफा लोगों से मिल चुके हैं, इतना मिल चुके हैं, हर बंदा मिल के आता है, वापस आता है और कहते हैं मुझे खान ने ये कहा है, खान ने मुझे ये कहा, तो पार्टी कहाँ चलनी थी। फिर सलमान अकरम राय साहब ने बस मिस की है। अब वो जो बात रात शेर अफजल साहब कह रहे थे वही होना है। इन्होंने 10-15 दिनों, बल्कि मुमकिन है 2-3 दिनों में इनका इस्तीफा आ जाए। कह रहे थे वो कह रहे थे 15 से 1.5 महीने के टाइम दे रहे हैं। मुझे तो अभी लग रहा है कुछ 48 घंटे लग रहे हैं कि वन हैज टू गो। या तो ये बैरिस्टर गौहर साहब इस्तीफा दे देंगे या दे देना चाहिए, या सलमान अकरम राय साहब को दे देना चाहिए। इनके पास बेस्ट टाइम था जब इनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया था, उन्होंने बुशरा साहबा ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, उस वक्त ये इज्जत से ये पतली गली से निकल जाते हैं ना। इनका नाम भी था, इज्जत भी था, रिस्पेक्ट भी रहती कि यार इस बंदे ने उस पे स्टैंड लिया है कि इनके साथ बुशरा साहब ने इनको अब्यूज किए हैं या वो किए हैं। वो बेस्ट टाइम था। बड़ा इस पे हम कल बात करेंगे। वो कहते हैं ना, मतलब फिल्म इज गेटिंग बिट, अब पॉपकॉर्न खाने का टाइम आ गया है। वो लगता है अब बस सेक्रेटरी जनरल सदर जिस तरह एक दूसरे को गिरबानों में पड़ गए हैं ना, तो नाउ द मूवी इज गेटिंग अ बिट इंटरेस्टिंग, द प्लॉट इज थिकनिंग नाउ। कल इसको जरा थोड़ा सा, कल मजीद पक जाएगा थोड़ा सा, तो कल बात करेंगे। सही है जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।